नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय जैसे कि विद्युत और सभी अध्यायों का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत। इस चैप्टर को जानने से पहले मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करा दूं कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कोई सा भी डाउट फील नहीं करेंगे। सभी तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम खुद ये जो विद्युत चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं या कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, खास करके जीएस और जीके में, तो उसमें लुसेंट, दृष्टि और एनसीईआरटी तीनों का समावेश होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप रेलवे, एसएससी या स्टेट में किसी पुलिस की तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे विद्युत के बारे में। विद्युत जिससे कि आपके घर में ये जो आप हमको देख पा रहे हैं, ये क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट आता है। उसके बाद वो करंट विद्युत बल्ब में जाता है और बल्ब उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह की बातों को हम जानेंगे। और साथ ही साथ आपने ये महसूस किया होगा, जैसे कि आप अपने से पेन लीजिएगा, एक कलम है, इसको आप रगड़िएगा थोड़ा देर। रगड़ने के बाद जब आप हाथ में इसको ऐसे सटाइएगा, अगर आपके शरीर में हाथ में बाल है तो आप बाल में अगर ऐसे कीजिएगा, इसको करने के बाद तो ये जो है ना कुछ हद तक बाल जो है खिंचाता है, तो यानी कि आकर्षित होता है। ये क्यों होता है? या तो बल्ब जो जलता है वो कैसे जलता है, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग जानकारी अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे, जो हम लोग पंखा चलाते हैं वो पंखा में हम लोग रफ्तार बढ़ा देते हैं, रफ्तार घटा देते हैं। आखिर वो ऐसे कौन से कारक हैं जिसको कि हम लोग नियंत्रित करके पंखा को और पंखा से हवा को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम लोग जानेंगे आवेश और विद्युत धारा और विद्युत परिपथ के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आपको इस तीनों से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। तो शुरू करते हैं। आवेश, जैसा कि हमने बात किया कि अगर आप अपने सिर में यानी कि बाल में, माथे के बाल में अगर आप कलम को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उसमें कुछ गुण आ जाते हैं, बाल को आकर्षित करने का गुण। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिकर्षित भी होता है, यानी कि दूर भी भागता है, और एक बार क्या होता है नज़दीक आता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसका प्रमुख कारण आवेश ही होता है। आवेश के कारण ही किसी वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो ये सबसे पहले जो है थेल्स एक साइंटिस्ट रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, जिन्होंने बताया है कि आवेश के कारण ही आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। इन्होंने आवेश की परिभाषा भी दी। परिभाषा क्या दिया? वस्तुओं के मध्य कोई भी दो वस्तु है, जैसे कि हमने बात किया बाल और कलम, उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में इलेक्ट्रॉन गया। हाँ, तो इसी कारण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, जो कि आवेश के तहत होता है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th में, या पढ़े भी होंगे आप, कि एक तत्व जो होता है उसमें 3 तरह के परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही एक इलेक्ट्रॉन के बारे में है। हम लोग इलेक्ट्रॉन से संबंधित चीज़ों को जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। आगे चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 भागों में बताया, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। इसी को थोड़ा सा डेप्थ में किया। इसने क्या बताया? ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु धन आवेशित हो जाती है। यानी कि ऋण आवेश का मतलब उल्टा वृद्धि और धन आवेश का मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। साथ ही साथ आपको बताए थे कि कलम से अगर हम माथा में रगड़ते हैं तो उसके बाद अगर आप बाल के नज़दीक लाते हैं तो वो क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। बाल जो है ना, अगर खड़ा है तो ऐसे आकर्षित होने लगेगा कलम की ओर। तो उस तरह की बातें होती है। और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, यानी कि हमने क्या जाना? बाल और पेन में दोनों में अलग अलग आवेश रहा होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। अगर समान आवेश होगा, यानी कि
ऋण आवेश या तो धन आवेश, तो उस समय प्रतिकर्षण होगा। दोनों को अगर आप नज़दीक लेगा तो वो दूर मतलब प्रतिकर्षित होने का प्रयास करेगी, दूर जाने का प्रयास करेगी, वो जल्दी एक दूसरे से सटेगा नहीं। तो विपरीत आवेशों में आकर्षण, यानी कि धन और ऋण आवेश अगर एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो और नज़दीक आने का प्रयास करेगा। अगर बात करें आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ये कूलाम एक वैज्ञानिक का ही नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित ये आवेश से संबंधित जो प्रतिकर्षण आकर्षण के बारे में जाना, ये सब इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेट करता है समझते हैं। क्योंकि हम लोग जब तक नंबर के रूप में चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक हम लोग उसका उपयोग करने में आसानी नहीं होती है। तो जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसमें इतना कूलाम आवेश समाहित होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी संख्या पर, जैसे a है, a पर पावर अगर हम देंगे m और वो पावर अगर माइनस में है, इसका मतलब ये होता है कि ये सभी जो है नीचे में है, ऊपर में 1 है, 1/a पर पावर m। इस तरह का फॉर्मूला लागू हुआ है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सीखेंगे कि सरलतम रूप क्या होगा। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में कूलाम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर रहता है। ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये बोल सकते हैं तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलाम में कितना होगा। तो इधर क्या होगा? 1 तो है ही, जो चीज़ ऊपर में है उसको लाएंगे नीचे में, तो 1.6 नीचे आएगा, और 10⁻⁻19 ऊपर में ही है तो 10⁻⁻19 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इसको अगर सरल करके लिखने का प्रयास करें तो ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻19 बाय 1.6। इसको आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, 1/10⁻19 उधर ले जाते तो मतलब 10⁻19 ऊपर चला जाता। आप आसानी से भी कर सकते थे। जैसे इसको हम लिख सकते थे 1.6 इंटू 1/10⁻19। इसको ऐसे भी लिख सकते थे और यहाँ पे जाके ऊपर में आ जाता। तो ये समझा दिए ताकि आपको डाउट ना रहे। अब समझिए 1 है, यहाँ पर 10⁻19 है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻1। ये यहाँ से भी एक शून्य आएगा ऊपर, तो 19 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा? 10⁻20/16। अगर इसको कटाने का प्रयास करें सरलता रूप में तो ये यही आएगा 1.6। मतलब 100 को अलग कर दीजिए तो 100 को अगर अलग कर देते हैं, इसे 100 निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा? 10⁻18 बचेगा, और 100 में भाग देंगे तो 16 से 16 के 96, 16 के 96 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 16 से 100 में, 16 के 96, यहाँ पे 4 बचा, दशमलव देंगे 4 आएगा, 16 दूनी 32, 8 आएगा, उसके बाद दशमलव ये है तो 80 आएगा, 16 पंचे 80। 6.25 इंटू 10⁻18 ये क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर 1 कूलम आवेश आपको चाहिए तो इतनी मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 कूलम आवेश के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो ही आपके पास 1 कूलम आवेश प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आप आवेश के बारे में और आवेश से इलेक्ट्रॉन का क्या कनेक्शन है इसके बारे में आप समझ गए। तो आगे हम लोग समझेंगे विद्युत धारा के बारे में। ये विद्युत धारा क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश रहा है, उसी तरह आवेश या इलेक्ट्रॉन से संबंधित विद्युत धारा भी है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ये जो विद्युत आवेश था, विद्युत आवेश क्या है? एक तरह का गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या घटने से
उत्पन्न होता है। तो वही जो है आवेश का जो प्रवाह होता है एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ पर भी ये दर आए, तो वहाँ पर अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो हमेशा दर का मतलब होता है कि उसको समय के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि 1 घंटा में, 1 मिनट में, या 1 सेकेंड में, 1 साल में, यानी प्रति वर्ष, प्रति सेकेंड, प्रति घंटा, इस तरह देखा जाता है। यही अगर मार्केट में आप जाते हैं तो दर पूछते हैं तो बोलते हैं 16 रुपया kg। आप पूछिएगा की दर हो या तो कैसे दिए, क्या रेट है, तो वहाँ पर रुपये के अकॉर्डिंग देखा जाता है। लेकिन आप जब आइएगा फिजिक्स में खास करके, तो वहाँ पर आपको टाइम से उसको डिवाइड किया जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब 1 सेकेंड में जो विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह कितनी मात्रा में वो जा रही है, कितना विद्युत आवेश जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। अब समझते हैं विद्युत धारा का जो फॉर्मूला हो गया, आवेश कितना जा रहा है, आवेश की मात्रा, वो 1 सेकेंड में या 1 घंटा में, या उसको समय से भाग दे देंगे, तो आवेश बटे समय विद्युत धारा का हो गया फॉर्मूला। इसको अगर बोलेंगे I इज इक्वल टू Q बाय टी। Q मतलब आवेश और T मतलब टाइम। I मतलब धारा को I से इंडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं आ रहा है तो विद्युत धारा की दिशा होगा बाएं से दाएं, उल्टा होता है। यानी कि परिपाटी के अनुसार हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो हम लोगों को रूल दिया है, उस रूल में ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से जिधर से होकर बहती है उसका उल्टा दिशा विद्युत धारा की दिशा होगा। तो जैसे कि विद्युत धारा का इंडिकेशन हम दिए हैं लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन का दिए हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा और विद्युत धारा के बहने की दिशा बिल्कुल उल्टा होता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है टोटल। ये टोटल पॉइंट जो हम बता रहे हैं, ये टोटल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिए। तो क्या हुआ, क्या समझे, आवेश का ऐसा मात्रक क्या था, कूलाम था। तो यहाँ पर कूलाम लिखें और टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर की अगर बात करें, 1 एम्पियर की, तो इसको लिख सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। कहने का मतलब कि अगर आपको 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण करना है तो 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश आपको प्रवाहित करना होगा। यानी कि किसी भी, जैसे कि कोई भी तार है, तार का कोई भी भाग ले लीजिए, अगर वहाँ से 1 सेकेंड में, बंद करो पंखा, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो यहाँ समझ गए हम लोग। एक साइंटिस्ट रहे हैं आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने ही इस फॉर्मूला को बताया है, या इन बातों को बताया कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसा मात्रक इसका क्या है, एम्पियर। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। किससे, ए से, कैपिटल ए है। और साथ ही साथ ये जो विद्युत धारा है, इसमें दिशा भी होती है, यानी कि इसकी दिशा, जो दिशा है ना, विद्युत धारा की दिशा है, और परिमाण भी होता है, कितना मात्रा में वो बह रहा है, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों है। तो आपने पढ़ा होगा कि जिन भौतिक राशियों की दिशा और परिमाण दोनों होती है उसको बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन ये योग के सदिश, त्रिभुज के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी ये अदिश राशि है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम हो, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो 99% क्वेश्चन मार देते हैं इसको सदिश, लेकिन है क्या ये अदिश। क्यों है, क्योंकि ये त्रिभुज के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि है। और आवेश भी बता दें, ये भी अदिश राशि है, अदिश। अब आते हैं हम लोग कि विद्युत धारा को मापते कैसे हैं, क्योंकि रेट हम लोगों ने देखा, मतलब कि वो बहने का दर जो है, मतलब आवेश के बहने का जो दर है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को जो मापने वाला यंत्र है उसको आमीटर के नाम से जाना जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा का माप, यानी कि कितना विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा को आप ऐसे समझिए, जैसे कि जल अगर बहती है तो क्या बोलते हैं, जल धारा। क्या बोलते हैं, जल धारा। उसी तरह अगर आवेश बहती है, क्या बहती है, आवेश, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। समझ में आया, जल बहती है तो जल धारा, आवेश बहती है तो
विद्युत धारा और आवेश के बारे में तो आपको हम समझा दिए हैं। अब आपको एक चीज़ और समझना है कि आमीटर से तो विद्युत धारा का माप करते हैं, तो आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इस लेक्चर का जो सीरीज रहने वाला है उसमें हम लोग संयोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। संयोजन मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब हम लोगों के पास जो बल्ब होता है, पंखा होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, हीटर होता है, ये सभी को कैसे संयोजित करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उनका दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम जिसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो उन चीज़ों को बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आप नोट डाउन कीजिए कि आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। VVI है, आप लोग ध्यान से समझिए इसको। तो हम आशा करते हैं कि आप आवेश और विद्युत धारा के जो फैक्टर हैं उसको आप समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। तो होता क्या है कि हम लोग के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, और आवेश जब बहने लगता है तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। लेकिन ये सब कहाँ पे संपन्न होता है, यानी कि अगर हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको समझने के लिए विद्युत परिपथ को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल हर एक चीज़ का हर एक समय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को कॉपी या बुक में भी बहुत कुछ देखने से सीखने को मिलता है, पढ़ने से सीखने को मिलता है। तो उसी तरह समझेंगे। ये जो सिंबल होता है, खैर अगले वीडियो में हम सभी के प्रतीक का भी चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल है आपका, ये तो आप लोग जानते हैं। बल्ब है, ये आपका अमीटर है, अमीटर। और ये आपका स्विच है, घर में आपका होगा ऑफ ऑन करने के लिए। अगर आप ऑफ कर, नीचे मतलब स्विच होता है, अगर आप पंखा को ऑन करते हैं तो वही है स्विच। स्विच से हम लोग ऑफ ऑन करते हैं विद्युत का, और विद्युत बल्ब हमको प्रकाश देता है। सेल के जो धन टर्मिनल होते हैं, यहाँ से ही विद्युत धारा शुरू होती है बहना, और ये फिर जा कर के ऋण टर्मिनल तक पहुँच जाती है। कहने का मतलब परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक बल्ब, ये बल्ब है, बल्ब और आमीटर से होकर बहती है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन विद्युत परिपथ का परिभाषा कैसे जानेंगे? विद्युत परिपथ का परिभाषा है किसी विद्युत धारा का, यानी कि विद्युत धारा बहना शुरू हुआ, उसका सतत, यानी कि कहीं पर वो जैसे कि ये तार है, ये टूटना नहीं चाहिए, ये सतत होना चाहिए लगातार। कहीं पर भी वो मतलब ऐसा नहीं है कि टूट गया है और उसको हम बोल देंगे आगे तक को भी विद्युत परिपथ, ऐसा नहीं है। तो सतत रहना चाहिए। और बंद, यानी कि जा करके वो कहीं ना कहीं मिले। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ सेल के धन टर्मिनल से, ये वापिस आ करके देखिए फिर से यहाँ पर सेल के ऋण टर्मिनल में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? बंद पथ। यानी कि अगर विद्युत धारा जहाँ से शुरू होती है पुनः आकर वहीं पर मिल जाती है दूसरे टर्मिनल तक, उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। ये तो आप सतत और बंद पथ का अर्थ समझ लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसका जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिलेगा, जो कि आपका सभी तरह का डाउट क्लियर करेगा। आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिए और उसमें आपको आंसर तुरंत शो हो जाएगा, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका डाउट 100% क्लियर होगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।